हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की सभ्यताएं हम पढ़ेंगे और राजस्थान की सभ्यताओं में आज हम पढ़ेंगे बैराठ के बारे में पढ़ेंगे। यूं तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास में भी बैराठ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जब हम भारत के इतिहास की बात करें, भारत की सभ्यताओं की बात करें या हम महाजनपद काल की बात करें तो दोस्तों उसमें भी जो ये बैराठ स्थल है बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों अगर हम महाभारत की बात भी करें तो महाभारत काल से भी ये बैराठ स्थल जुड़ा हुआ है। अगर हम मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल से भी ये स्थल जुड़ा हुआ है और यह बौद्ध धर्म से भी स्थल जुड़ा हुआ है और यूनानी शासकों से भी ये स्थल जुड़ा हुआ है और ये मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां से भी ये जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है बैराठ, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। समझना दोस्तों, जो ये बैराठ है यह जयपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। बैराठ है जो जयपुर जिले में स्थित है, यह बाणगंगा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? बाणगंगा नदी पर स्थित है। यहां तक हमारी बात हो चुकी, ठीक है ना। दोस्तों जो ये बैराठ है, इस बैराठ के बारे में जो हमें पहले जानकारी मिलती है 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने, किसने? कैप्टन बर्ट ने यहां से अशोक का भाबरू लेक को खोजा था। भाबरू लेक को खोजा था। कौन से लेक को खोजा था? भाबरू लेक को खोजा था। समझना, अशोक के जो भाबरू लेक था उसे जो खोजा था 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने खोजा था। तो हम यह कह सकते हैं इसकी जो खोज की थी, खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। भाई खुदाई तो 1937 में होती है, लेकिन जो हम खोज की बात करते हैं तो खोज में कौन आते हैं? कैप्टन बर्ट आते हैं, जिन्होंने अशोक के भाबरू लेक को यहां से खोजा था। आगे समझना, इस भाबरू लेक से अशोक के बौद्ध धर्म में आस्था का पता चलता है। किसमें? बौद्ध धर्म में आस्था की जो जानकारी प्राप्त होती है वे भाबरू लेक से प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खुदाई की। 1937 में दयाराम साहनी ने क्या की थी? खुदाई की। खुदाई करने वाला कौन था? दयाराम साहनी। और दोस्तों ये खुदाई 1962-63 में नील रत्न बनर्जी ने भी की थी। किसने की थी? नील रत्न बनर्जी ने भी इसकी खुदाई की थी 1962-63 में। तो अब दोस्तों समझना, जब यहां से खुदाई की जाती है तो यहां से 3 पहाड़ी, जो छोटी छोटी, आज भी गांव में जो छोटी छोटी पहाड़ी होती है उसे डूंगरी भी बोलते हैं, डूंगरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से तीन पहाड़ी प्राप्त होती है। कौन सी कितनी प्राप्त होती? प्राप्त तो और भी है, लेकिन जहां से बैराठ के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो 3 है। नंबर 1 बीजक की पहाड़ी, ठीक है ना। नंबर दूसरा है दोस्तों महादेव जी की डूंगरी। नंबर अगला है दोस्तों, नंबर तीसरा है भीम जी की डूंगरी। ये 3 भीम जी की डूंगरी, ये 3 है दोस्तों यहां से डूंगरी, ठीक है ना। ये 3 प्राप्त होती है, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी और भीम जी की डूंगरी, ये 3 प्राप्त होती है। ये दोस्तों ऐसी छोटी छोटी सी पहाड़ी सी हैं जिन्हें डूंगरी बोलते हैं। ज्यादा ऊंचा पर्वत ऊंचा नहीं है, छोटी है, जिसे डूंगरी कहा जाता है। यहां तक हो गई दोस्तों बात, ठीक है ना। अब दोस्तों जब इसकी खुदाई की जाती है, जब खुदाई से जो चीजें प्राप्त होगी उसी के आधार में हम बैराठ के बारे में पता लगाएंगे, ठीक है ना। समझना दोस्तों, जो बैराठ है, जो ये बीजक की पहाड़ी है, यहां से बौद्ध मठ प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? बीजक की पहाड़ी से। और हम यहां से बौद्ध स्तूप भी प्राप्त होता है। स्तूप भी यहां से प्राप्त होता है। अब समझना, जब बौद्ध मठ और स्तूप जब प्राप्त होते हैं तो दोस्तों जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में प्राप्त होती है, क्योंकि जो मठ होता है वो भी बौद्ध धर्म का होता है, जो स्तूप होता है वो भी बौद्ध धर्म का होता है। अब आप समझना,
अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वप्रथम या हम कहें राजस्थान में वो कौन सा प्राचीन स्थल है जहां से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो स्थल कौन सा है दोस्तों? बैराट है। कौन सा है? बैराट है, जहां से प्राप्त होती है। ठीक है ना। अब बात की जाती है जो ये बौद्ध मठ है और स्तूप हैं, ये किस समय के हैं दोस्तों? ये अशोक के समय के हैं। किसके समय के हैं? अशोक के समय के हैं। ये अशोक के समय के हैं जो यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अशोक के समय के ये बौद्ध मठ हैं। अब आप समझना, यहाँ पर यूं तो यहाँ पर पर्वत बहुत हैं, पर्वत बहुत हैं, पत्थर बहुत हैं। यहाँ पर पर्वतों से पत्थर निकलते हैं भाई। यूं तो यहाँ पर पत्थर बहुत हैं, लेकिन जब गहराई से पूछा जाए तो दोस्तों 6-7 कमरों का, 6-7 कमरों का क्या है ये ईंटों के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? ईंटों के बने हुए हैं, जो 6-7 कमरों के बने हुए हैं। दोस्तों यहां से एक स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त होती है। स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त होती है। स्वर्ण मंजूषा प्राप्त होती है। सोने की क्या प्राप्त होती है? मंजूषा प्राप्त होती है, स्वर्ण। अब आप समझना, जो ये मंजूषा है बौद्ध के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। जो बौद्ध के अस्थि प्राप्त होती है। यहां से क्या प्राप्त होती है? अस्थि। क्योंकि दोस्तों जो ये मंजूषा होती है, इसमें बौद्ध धर्म से जो जुड़ी हुई जो चीजें होती है या जो उससे संबंध कोई चीजें होती है, उसको इसमें रख दिया जाता था। वो भी यहीं से प्राप्त होती है, स्वर्ण मंजूषा। अर्थात हम कह सकते हैं ये बौद्ध धर्म का एक स्थल था। 6-7 कमरों का, यहाँ से ईंटों का भी यहाँ से भवन प्राप्त होता है, जिसे बौद्ध मठ कहा जाता है। अब दोस्तों हम इसकी बात करें, भाब्रू पर आ जाते हैं हम पुनः। जो ये भाब्रू लेक है, ये दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों ये जो भाब्रू लेक है, अगर पूछ लिया जाए कहां पर स्थित है, तो कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। ये भाब्रू लेक कहां पर स्थित है? कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है भाब्रू लेक। इससे अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था के बारे में भी पता चलता है। ठीक है ना। अब दोस्तों हम आगे बात करें, यहां से दोस्तों एक सूती कपड़े में यहां से सूती कपड़े में 36 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। कितनी मुद्राएं प्राप्त होती हैं? 36 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। कैसे कपड़े में प्राप्त होती हैं? सूती में। अर्थात अब हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो सूती कपड़ा, जो कॉटन का कपड़ा होता था, उसके बारे में भी बैराट से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, जो ये सूती कपड़े में होती है, 8 हैं वो पंचमार्क मुद्राएं हैं। कौन सी है? पंचमार्क मुद्राएं। भारत की प्राचीन मुद्रा पंचमार्क। और जो 28 हैं वो इंडो ग्रीक शासकों की, अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं यूनानी शासकों की। किसकी है? यूनानी शासकों की। जिनमें से जो 16 हैं, 16 मुद्राएं किसकी है? ये दोस्तों मीनांडर की है। किसकी है? ये मीनांडर की है। जो मीनांडर शासक था, इंडो ग्रीक शासक यूनानी, उसकी हैं इसमें 16 मुद्राएं। तो दोस्तों एक बात समझना, जब ये 16 मुद्राएं यहां से मीनांडर की प्राप्त होती है, तो इससे जानकारी ये प्राप्त होती है यूनानी शासकों का भी यहां पर कुछ समय अधिकार रहा था। ठीक है ना। ये 36 मुद्रा यहां से प्राप्त होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। ठीक है ना। यहां तक दोस्तों हमारा हो गया। इसके बाद दोस्तों अब यहां से क्या क्या प्राप्त होती है, उसके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अभी आपको आगे समझाता हूं। अब आप समझना, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, पांडवों का नाम सुना होगा। थोड़ा सा उनके बारे में भी हम समझते हैं। ये महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। और ये हैनसांग से भी जुड़ा हुआ है। किससे? हैनसांग से। पहले हम समझते हैं महाभारत समझना, जब पांडवों को वनवास दिया गया था, क्या दिया गया था? वनवास। तो दोस्तों पांडवों ने जो अज्ञातवास जो बिताया था, वो कहां पर बिताया था? बैराट में बिताया था।
कहां पर बिताया था? बेराट में बिताया था। तो यहाँ का जो बेराट का जो शासक था, शासक का नाम था विराट। शासक का नाम क्या था? विराट था। यहाँ का शासक था विराट था, बेराट का शासक, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जो कीचक, आपने एक नाम सुना होगा, अगर कोई कीचक, आज भी गांव में अगर कोई थोड़ी ज्यादा ताकत दिखाता है तो कहते हैं ना भाई कीचक, इतना ज्यादा कीचक क्यों बन रहा है भाई, ऐसे बोलते हैं ना, गांव में आज भी चल रहा है कीचक। जो दोस्तों ये कीचक है, ये भी कहां से जुड़ा हुआ है? बेराट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इस कीचक की भी आपको कहानी बताता हूं। इस कीचक ने क्या किया था? द्रौपदी को इसने छेड़ लिया था। भाई छेड़ाछाड़ी चलती रहती है, थोड़ा बहुत मजाक कर लिया था। तो दोस्तों क्या करते हैं, इस कीचक को पांडवों ने मौत के घाट उतार दिया। किसने? पांडवों ने इसे मार दिया कीचक को, ठीक है ना। ये कीचक कौन था? ये विराट के राज दरबार में था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पांडव, आपने भीम का नाम सुना होगा, भीम। तो दोस्तों द्रौपदी को क्या लगती है? प्यास लगती है। क्या लगती है? प्यास लगती है द्रौपदी को, ठीक है ना। तो भीम ने क्या किया, जो भीम जी की डूंगरी है, जिसे भीम जी की डूंगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भीम जी की डूंगरी कहा जाता है, उसमें अपने पैर की एड़ी मारी और दोस्तों वहां पर एक गड्ढा बन गया। क्या बन गया दोस्तों? वहां पर एक गड्ढा बन गया। क्या बन गया? गड्ढा बन गया उस पहाड़ी पर, जिसे भीमताल कहा जाता है। वर्तमान में भी स्थित है, जो एक तालाब का रूप है। किसका रूप है? तालाब का, भीमताल कहा जाता है, ठीक है ना भाई। यहां पर हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये हमारा यहां तक हो चुका। और दोस्तों जो ये विराट शासक थे, विराट शासक ने अर्जुन के पुत्र को अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया था। एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहां से जो ये बेराट है, आपने हैनसांग का नाम सुना होगा। हैनसांग का आपने नाम सुना होगा, जो 629 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं? 629 ईस्वी में आते हैं हैनसांग, ठीक है ना। हर्षवर्धन के समय हैनसांग आते हैं। अब दोस्तों हैनसांग 634 ईस्वी में आते हैं, कहां पर? बेराट आते हैं, ठीक है ना। और बेराट में दोस्तों 8 मठों का उल्लेख किया। 8 मठों का उल्लेख किया। किसने उल्लेख किया था दोस्तों? ये उल्लेख किया था हैनसांग ने, 8 मठों का उल्लेख किया। अब हैनसांग ने क्या कहा बेराट के बारे में? यहाँ के जो बैल और जो यहाँ के जो भेड़ हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। क्या है? विश्व प्रसिद्ध है यहाँ के बैल और भेड़। क्या है? विश्व प्रसिद्ध है यहाँ के बैल और भेड़। ये किसने कहा? हैनसांग ने कहा, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ से मिट्टी के यहाँ से हाथी और चीता की मूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है। मूर्ति प्राप्त होती है। यहां से पूजा पात्र, इसे याद रखना आप, यहां से पूजा पात्र की जानकारी भी प्राप्त होती है। किसकी? पूजा पात्र की भी यहां से जानकारी प्राप्त होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूजा पात्र की यहां से जानकारी प्राप्त होती है। कुछ मिट्टी के खिलौने मिले हैं जिनसे पूजा पात्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। और दोस्तों यहां की हम बात करें, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड यहीं से प्राप्त होते हैं। ये उत्तरी काले चमकीले जो मृदभांड थे, ये दोस्तों जो वैदिक संस्कृति के बाद आते हैं, वैदिक संस्कृति के जो उत्तर वैदिक काल होता है उसके बाद आते हैं। ये जो मृदभांड चमकीले आते हैं, बहुत ही सुंदर मृदभांड थे, ये आप याद रखना। अगर हम बात करें और जगह से हमें लाल और काले मृदभांड होते हैं, लेकिन जब हम बात करें उत्तरी काले चमकीले वालों की, अच्छे वालों की बात करें, तो ये कहां से आ जाते हैं? ये मृदभांड कहां से आते हैं? ये बेराट से आते हैं। दोस्तों यहां से शिवास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शिवास्तिक का यहां से चिन्ह प्राप्त होता है। भाई शिवास्तिक होता है, इस तरीके से होता है ना, जो शिवास्तिक का जो चिन्ह प्राप्त होता है वो भी यहां से, इस तरीके से होता है शायद, हाँ इसी तरीके से होता है। शिवास्तिक का जो चिन्ह है वो इसी तरीके से प्राप्त होता है, और आप देख लेना किस तरीके से बनता है। तो शिवास्तिक का चिन्ह यहां से प्राप्त होता है। ये शिवास्तिक वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिवास्तिक का चिन्ह यहां से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और दोस्तों हम बात करें, इसका जो बेराट है इसका पतन क्यों हुआ था? आपने एक हूण शासक मिहिर कुल का नाम सुना होगा, मिहिर कुल का आपने नाम सुना होगा।
कहा जाता है मिहिर कुल ने इस बैराट को पतन किया था। किसने? मिहिर कुल ने इस बैराट का पतन किया था, जिससे जानकारी प्राप्त होती है, हूण शासक मिहिर कुल ने। अब हम बात करें एक दोस्तों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, ठीक है ना, समझना। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय कितने? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे भाई? 16 महाजनपद थे। उन महाजनपदों में एक दोस्तों हमारा महाजनपद था, क्या नाम था जिसका नाम क्या था? मत्स्य महाजनपद। क्या नाम था? मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद भी था उसमें। कौन सा था? मत्स्य महाजनपद था, ठीक है ना। जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, ये प्रश्न दोस्तों आरएस में भी पूछा गया है, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। ये अंगुत्तर निकाय है, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और दोस्तों भगवती सूत्र है, ये जैन धर्म का ग्रंथ है। इनसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर, जो वर्तमान में बैराट कहा, जिसे वर्तमान में बैराट कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान की सभ्यताओं में बैराट वाला स्थल था, जिसे मैंने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।